प्यारे बच्चों, अध्याय 3 विद्युत धारा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9 होगा बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत सेल के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था कि सेल कैसे कार्य करता है परिपथ में, कैसे धारा या आवेशों को परिपथ में चलायमान रखता है। इसके अलावा सेल से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि हमने पढ़ी थी, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, उसी तरह से सेल के साथ ही एक और राशि जुड़ी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जब भी कोई सेल आपको मिलेगा बच्चों, तो उसमें दो चीजें जरूर रहेंगी। एक तो सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। जब तक ये दोनों चीजें आपको नहीं मालूम होगी, तब तक आप परिपथ में जब सेल लगाएंगे तो उसमें बहने वाली धारा और उस प्रतिरोध या किसी भी जो डिवाइस हम लोग लगाएंगे उसके सिरों के बीच का विभवांतर आप लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो कल हमने विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज हम लोग जो अगली राशि है सेल से संबंधित, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे फार्मूले होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो नाम से ये स्पष्ट बच्चों, आंतरिक मतलब अंदर का और प्रतिरोध मतलब अवरोध। तो सेल के भीतर, वास्तव में इसकी परिभाषा अगर हम अभी लिखेंगे तो सेल के भीतर जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है सेल के भीतर से, उसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आंतरिक है, एक बाह्य भी होता है। बाह्य कौन सा? जो हम लोग डिवाइस लगाते हैं, चाहे वो बल्ब हो हमारा, चाहे पंखा हो, या सिंपल प्रतिरोध ही हम लोग लगाते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो बाह्य प्रतिरोध होता है। तो बच्चों जैसे ये एक सेल है, सेल हम लोग ले आते हैं बाजार से खरीद करके, बैटरी वाला छोटा सेल जो होता है रिमोट या उसमें घड़ी में जो लगा होता है, या जो भी हमारे पास सेल होते हैं इस तरह से, उसमें अगर किसी सेल का ईएमएफ वहां पर उस पे देखेंगे तो हर एक सेल पे उसका विद्युत वाहक बल या ईएमएफ लिखा होता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मान लेते हैं किसी सेल का ईएमएफ कितना है बच्चों, 1.5 वोल्ट है। तो हम बाजार से खरीद के ले आए, हमने क्या किया, अब सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। हमने क्या किया, प्लस और माइनस टर्मिनल से तार लगाए दो। ये चालक तार होते हैं जिनका प्रतिरोध नगण्य होता है बच्चों, नगण्य माना जाता है। कुछ न कुछ होता तो है लेकिन हम लोग ना के बराबर मानते हैं। तो ये जो रेड देख रहे हैं बच्चों, वायर देख रहे हैं, जिसके द्वारा सेल से उस डिवाइस या बल्ब या पंखे को जोड़ा गया, उसका कुछ भी प्रतिरोध नहीं माना जाता है। तो ये जो बल्ब है बच्चों लगाएंगे तो इसमें सेल से क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। सेल से धारा किस दिशा में जाती है ये भी हम लोग जानते हैं, यहाँ प्लस से माइनस, तो धारा जाएगी बच्चों यहाँ से, ये धारा इस तरह से जाती है। ठीक है, धारा या आवेश यहाँ से ऐसे चलते हैं, चल करके क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं। ठीक है, बल्ब जलता कैसे, आवेश या इलेक्ट्रॉन जो है उसके भीतर हिट करते हैं, और हिट करने से क्या होता है, इसमें जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध होता है कुछ, तो उसको हिट करते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्म करके क्या होता है, जलने लगता है, और वो हमको प्रकाश के रूप में दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो जब ये आवेश यहाँ से चलेंगे और ये बल्ब को जलाएंगे और जला करके फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, तो आवेशों को क्या करना पड़ा, आवेशों को बल्ब को जलाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा ना। तो जब भी ये चीज क्या कर रही है, ये आवेश, अगर ये बल्ब ना होता बच्चों तो ये आवेश आसानी से यहाँ तक चला जाता। अब बल्ब को भी उसको जलाना है तो वो उसके मार्ग में क्या है, एक तरह से अवरोध है, ये काम करेगा तब यहाँ फिर जाएगा। तो ये अवरोध है, इस अवरोध को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वो चाहे बल्ब हो चाहे पंखा हो, वो क्या हमारा एक तरह से धारा के मार्ग में प्रतिरोध का काम करता है। इसीलिए बच्चों हम लोग आगे से हमेशा भी इस सर्किट में बल्ब या पंखा नहीं बनाएंगे, हम लोग बल्ब या पंखे के प्रतिरोध को वहां दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसी तरह से सेल को भी जब दिखाते हैं तो बार बार सेल अब इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम लोग उसका सिंबल बनाते हैं बच्चों। आप लोगों ने हाई स्कूल में सिंबल पढ़ा रहा होगा, सेल का जो सिंबल होता है इस तरह से एक बड़ी लाइन होती है और उसके बगल में एक छोटी लाइन होती है।
तो जो बड़ी लाइन होती है उसको धन प्लेट कहते हैं और जो छोटी लाइन होती है उसको ऋण प्लेट कहते हैं। तो इस तरह से ये सेल का सिंबल होता है। और ये जो प्रतिरोध है बच्चों, ये किसका प्रतिरोध है? ये बल्ब का प्रतिरोध है। जो हमने बल्ब लगाया वो क्या करता है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये क्या होता है? बल्ब का प्रतिरोध होता है बच्चों। इसका नाम वाय प्रतिरोध है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो आंतरिक प्रतिरोध, सेल के भीतर से जो लगता है धारा के मार्ग में अवरोध, तो इसीलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वाय प्रतिरोध कह देते हैं। और इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, प्रतिरोध का जो सिंबल होता है बच्चों। अब यहां पर दो चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। जैसे अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर हम लोग इस परिपथ में बहने वाली धारा और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, दोनों चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये जो सेल हम खरीद के लाए जिसका विद्युत वाहक बल या ईएमएफ 1.5 वोल्ट था, ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा बच्चों कि जो ये विद्युत वाहक बल्ब होता है, जितने ईएमएफ का ये सेल होगा, ये जो डिवाइस है या ये जो प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच उतने ही वोल्ट का विभवांतर ये बैटरी उत्पन्न करेगी। ये चीज ध्यान दीजिए, जितने ईएमएफ का ये सेल होगा उतने ही वोल्ट का विभवांतर इस प्रतिरोध के सिरों के बीच ये सेल लगाएगा या उत्पन्न करेगा, तभी धारा इसमें बहने लगती है। तो इसके सिरों के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर होना चाहिए बच्चों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इस सेल के टर्मिनल को इसको हमने किससे जोड़ा है? डायरेक्ट ये प्रतिरोध से जोड़ा है। माइनस वाला देख सकते हैं इससे जुड़ा है और प्लस वाला देख सकते हैं इससे जुड़ा है। इनका कुछ भी प्रतिरोध हम लोग नहीं लेते हैं। जो चालक तार होते हैं या संयोजक तार जिसे कहते हैं, इनका कुछ भी प्रतिरोध नहीं होता है, ना के बराबर माना जाता है, नगण्य हम लोग मानते हैं। तो इनसे हम लोगों ने इस प्रतिरोध को कनेक्ट किया प्लस से और माइनस से इसको कनेक्ट किया, तो दोनों सिरे डायरेक्ट किससे कनेक्ट हैं? ये वाय प्रतिरोध से। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये टर्मिनल हम यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्लस चाहे यहाँ बना ले, चाहे यहाँ बना ले, यहाँ तक भी बना सकते हैं। जब तक कि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम सेल का टर्मिनल वहां तक हम लोग मान सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर ये प्लस और ये माइनस है तो जितना ईएमएफ इसका होगा प्रतिरोध के सिरों के बीच उतना ही विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों। ठीक, जो हमने अब तक पढ़ा है। और इसके अलावा इसमें बहने वाली धारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे गणना के अनुसार इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए बच्चों? जितना सेल का ईएमएफ है। तो ईएमएफ कितना है, अर्थात विद्युत वाहक बल कितना है? 1.5 वोल्ट। अर्थात इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर हमको 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? तो ये चीज आप लोग हाई स्कूल में पढ़े रहे होंगे, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक वोल्टमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर, ये प्रतिरोध के सिरे जो दोनों हैं, यहाँ पर इसके बीच में पैरेलल में इसके एक वोल्टमीटर लगा देते हैं बच्चों। वोल्टमीटर क्या बताएगा? इस प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर है। तो इसकी रीडिंग जो होती है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हमने सेल डायरेक्ट लगाया है, तो कितनी आनी चाहिए? 1.5 वोल्ट आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इस परिपथ में इसके सीरीज में एक एमीटर जोड़ देते हैं बच्चों। एमीटर हम लोग जानते हैं क्या करता है? धारा मापता है। तो एमीटर क्या करता है? परिपथ में बहने वाली धारा मापता है। और वोल्टमीटर किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर मापता है बच्चों, ठीक है। तो ये एमीटर हो गया और ये वोल्टमीटर। तो इसमें बहने वाली धारा भी ये बताएगा। तो ये बहने वाली धारा की गणना भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अर्थात जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है बच्चों? I बराबर V बटे R। V बटे R का अर्थ क्या है? V क्या है? परिपथ में लगाया गया विभवांतर। परिपथ में कितना विभवांतर है किसके सिरों के बीच? इस प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर है? हमने अभी पढ़ा, जितना विद्युत वाहक बल है सेल का 1.5 है, ठीक है बच्चों। 1.5 वोल्ट। अब मान लेते हैं ये हमारा जो प्रतिरोध है ये 1 ओम का है। ये हमारा जो प्रतिरोध है, जो भी हम प्रतिरोध लगाएंगे या जो भी बल्ब होगा बच्चों,
इसका एक फिक्स रेजिस्टेंस हम लोग मानते हैं। ये 1 ओम का प्रतिरोध हमने लगाया है, ये जो हमने बल्ब लगाया इसका प्रतिरोध 1 ओम है। तो अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम है तो इसमें बहने वाली धारा हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1.5/1। तो ये कितना धारा आ जाएगी 1.5 एम्पियर आ जाएगी धारा। ये आसानी के लिए लिया गया है। तो दो चीजें हमको मिलनी चाहिए, अर्थात V का मान कितना मिलना चाहिए 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और I का मान भी, इसमें बहने वाली धारा का मान भी कितना मिलना चाहिए 1.5 एम्पियर मिलना चाहिए हमारे गणना के हिसाब से। लेकिन क्या देखते हैं बच्चों कि जो I का मान है और ये जो V का मान है, दोनों चीजें हमारी इसमें रीडिंग क्या आती, गलत आती है। हमने क्या देखा, जब हमने रीडिंग देखी बच्चों तो हमने देखा इसमें I का मान 1 ही एम्पियर आ रहा है, I का मान 1 एम्पियर आ रहा है। साथ ही साथ जो V का मान है ये भी बच्चों 1 वोल्ट ही आ रहा है। समझ पा रहे हैं, हमारे गणना के हिसाब से 1.5 वोल्ट इसका मान आना चाहिए, क्योंकि यही बैटरी हमने इसके सिरों के पीछे लगाई है, और धारा का मान भी 1.5 एम्पियर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब हमने रीडिंग देखी तो 1 एम्पियर आ रहा है धारा का मान, और V का मान भी, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी 1 वोल्ट ही आ रहा है। तो क्या हो गया कि इसका मान, धारा का मान भी कम हो गया, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी कम हो गया, जबकि हमने बैटरी इसीलिए लगाई थी कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना मिले हमको 1.5 वोल्ट मिले। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर कम हो गया बच्चों। तो यहीं से बाद में ये देखा गया कि सेल के भीतर भी एक रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रतिरोध है, इसके अलावा और कहीं भी आपको प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा होगा। बाकी ये चालक तार हैं, इनका कोई प्रतिरोध तो है नहीं। तो बाकी धारा का मान, पहली चीज धारा का मान कब कम होगा, धारा जो हमारी होती है V तो हमने ज्ञात करके लगाया था कि इसका EMF हमारा 1.5 वोल्ट ही है बच्चों। जो हमारा I है, I इक्वल टू V/R हमारा फार्मूला है। V की जगह हम लोग क्या रखेंगे E/R, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने E तो ज्ञात करके लगाया था, लेकिन R जो हमारा है, यानी धारा का मान तभी कम होगा इस परिपथ में जब प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध यहाँ 1 ओम ही केवल रहता तो धारा का मान 1.5 एम्पीयर आता। लेकिन अगर प्रतिरोध बढ़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि I क्या है, ये प्रतिरोध बढ़ेगा तभी धारा कम होगी। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना 1.5 आना चाहिए था, आया 1, अर्थात धारा कम हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रतिरोध का मान क्या हो गया होगा, बढ़ा होगा परिपथ में, जबकि हमने कहीं और प्रतिरोध लगाया नहीं। तो ये देखा गया कि सेल के भीतर भी एक प्रतिरोध मिलता है धारा को, ठीक है। जो सेल के भीतर के जो विद्युत अवघट्य होते हैं, या आपको किताब में लिखा मिलेगा, जो सेल के भीतर का घोल होता है वो भी धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है बच्चों, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि जब यहाँ से ऐसे धारा जाएगी तो धारा इसके भीतर भी होकर के चलती है, अर्थात जो आवेश हमारे होते हैं वो इस सेल के भीतर भी आवेशों को चलना पड़ता है। आवेशों का ऐसा नहीं कि यहाँ पर गए और यहीं पर प्लस से निकले और माइनस पे खत्म हो गए, या माइनस से निकले प्लस पे खत्म हो गए। आवेशों का प्रवाह सेल के भीतर भी होता है, और सेल के भीतर भी जगह खाली नहीं है। उसके भीतर क्या है, सेल के विद्युत अवघट्य होते हैं, विद्युत अवघट्य का घोल होता है, जिसके भीतर क्या होता है, उन आवेशों को चलना पड़ता है। तो उसके जो घोल होता है बच्चों, घोल हो या ठोस रूप में हो, उसके भीतर हमको आवेश को हमारे जाना पड़ता है। तो इस आवेशों के प्रवाह के मार्ग में इसके भीतर के घोल द्वारा भी एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहीं से ये जो हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही थी बच्चों, ये क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कंसीडर नहीं किया था। केवल हम लोग ये वाला प्रतिरोध देख रहे थे, सेल के भीतर के प्रतिरोध को हम लोग नहीं देख रहे थे। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का। तो यहां माना गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने कुछ मान लिया। तो जब सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी लेकर के कैलकुलेशन की गई तो हमारी कैलकुलेशन इस रीडिंग के हिसाब से मैच हो गई। तो ये माना गया कि सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी
होता है। तो उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं बच्चों। तो स्मॉल आर जो होता है ये सेल का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो कोई भी सेल लेंगे हम लोग तो सेल में दो चीजें हमेशा नोट करनी होती हैं, एक तो सेल का ईएमएफ क्या है और एक दूसरा क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों। तो ये देखा गया। अब इसमें इस जो हमने ये कंडीशन ली है इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये क्या मान लिया गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या ले लिया गया, 0.5 ओम। ठीक है बच्चों। तो अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम लिया गया और इस आंतरिक प्रतिरोध को दिखाते कहां है, तो जैसे ये सेल हमारा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहां रहता है, यहां पर ये। तो बच्चों ये एक चीज और, ये जो प्रतिरोध का सिंबल है, प्रतिरोध क्या, धारा के मार्ग में अवरोध है। तो जैसे आप लोग रोड पे चलते हैं तो रोड में जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगाए गए होते हैं, ऐसे जिगजैग जिगजैग। तो स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। तो वो क्या है, वो स्पीड ब्रेकर हमारे चलने के मार्ग में अवरोध है। तो इसीलिए धारा के मार्ग में जो धारा या आवेशों के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध है उसको ये रंबल स्ट्रिप जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे बनाया गया है। तो सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमेशा प्रतिरोध को इसी तरह से दिखाते हैं, धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध होता है। ठीक है बच्चों। अगली चीज, तो सेल के भीतर का जो प्रतिरोध होता है, अब हमने ये सेल बना दिया, सेल का संकेत। अब इसके भीतर के प्रतिरोध को हम दिखाएंगे कैसे, तो सेल के भीतर के प्रतिरोध को दिखाने के लिए बच्चों हम यहाँ इसके भीतर ये प्रतिरोध नहीं बनाते हैं। यहाँ प्लस माइनस प्लेटें हैं तो यहाँ पर ये प्रतिरोध नहीं बनाते, हम क्या करते हैं इसके बगल में बना देते हैं। ये जो हमारा सेल है, ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस, तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध इसका होता है यहाँ पर बना देते हैं ये। तो ये पूरा सेल जो हमारा होता है, ये पूरा सेल इस तरह से, ये पूरा सेल हमारा यहाँ पर होता है इस तरह से। तो ये प्रतिरोध हमारा सेल के भीतर ही है, लेकिन हम दिखाने के लिए उसको कहाँ बनाते हैं, सेल के बाहर बनाते हैं। तो सेल के बाहर ये प्रतिरोध एक बना देते हैं, सेल के साथ ही लगा हुआ प्रतिरोध होता है, और इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं बच्चों। ठीक। अब ये पूरा सेल जो हमारा हो गया बच्चों, ये इस तरह से ये पूरा सेल बना, ये सेल के भीतर ही रहेगा, ये पूरा सेल बना। तो ये जो बॉक्स होता है ये बनाया जाता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा। फिर हम लोग जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो फिर ये बॉक्स नहीं बनाते, हम समझ जाते हैं कि इस सेल के साथ ही ये प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों। अब अगली चीज, अब यहां देख सकते हैं, अब ये जो Y प्रतिरोध है इसके साथ एक और प्रतिरोध हमको मिल गया जिसको हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध क्या करता है, धारा को प्रभावित भी करेगा, क्योंकि अब ज्यादा अवरोध आ गया धारा के मार्ग में, तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये प्रतिरोध जो आंतरिक प्रतिरोध है ये Y प्रतिरोध के साथ किस क्रम में है, अगर हम देखें दो ही क्रम हम लोगों ने पढ़ा है, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। तो किस क्रम में है कैसे पता चलेगा, हम लोग देखते हैं कि यहां से जैसे आवेश चला तो आवेशों के चलने के मार्ग में ये भी पड़ेगा और आवेशों के चलने के मार्ग में ये भी पड़ेगा, दोनों को क्रॉस करके ही हमको जाना होगा। तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम बच्चों। तो ये दोनों प्रतिरोध आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है कुल प्रतिरोध, वो हम लोग जानते हैं। तो कुल प्रतिरोध यहां पर क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध R टोटल। ठीक है बच्चों, ये बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध ये हो जाता है कुल प्रतिरोध। तो जब भी परिपथ में धारा निकालेंगे बच्चों तो इसके सिरों के बीच लगाया गया कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, दो चीजें हम लोग वहां पर देखते हैं। तो यहां पर लगाया गया सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तो हमारा कितना था, ये 1.5 वोल्ट ही था, और धारा लेकिन प्रतिरोध हमारा बढ़ गया। तो इसमें जो धारा आएगी बच्चों, अतः परिपथ की धारा जो आएगी, आई का मान जो हमारा होता है वो कैसे निकलता है, ई वी बटे आर होता है। तो वी की जगह हमने क्या लिखा है, ई। ठीक है बच्चों, ये और आर की जगह अब यहाँ बाह्य प्रतिरोध के साथ साथ ही एक और प्रतिरोध जुड़ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। इसमें डायरेक्ट क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनका जो योग होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट ये होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो इस तरह से ये धारा जो हमारी होती है इस फार्मूले से अब निकलेगी, सीधे सीधे V बटे आर ना करके यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल बटे R प्लस आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये एक। अब आपको समझ में आया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं कि अब हमारी कैलकुलेशन मैच कर जाएगी। ये हमारा क्या था, ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी क्या थी, इतनी आई वास्तव में, और हमने कैलकुलेशन से क्या किया, ठीक है, ये कैलकुलेशन से हमारा इतना आना चाहिए था और आया कितना, इतना, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एक्सपेक्टेशन थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, यानी ये हमने आशा लगाई कि इतना हमको इसके सिरों के विभवांतर मिलेगा और इतना हमको करंट मिलेगी। लेकिन रियलिटी जो हमारी थी, ठीक है, वो कितनी आई, इतनी आई, 1 एम्पियर और 1 वोल्ट। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब हम R का मान भी रख देते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट में आया वो सेम मिला। तो यहाँ पर I का मान अगर निकालेंगे, E का मान हमारा कितना था, 1.5, कैपिटल R का मान 1 ओम और स्मॉल r का मान 0.5 ओम। आप देख सकते हैं 1.5 बटे 1.5, ये हमारा क्या हो गया, 1 एम्पियर करंट आ गई। इसीलिए इस एमीटर में करंट कितनी बता रही थी, 1 एम्पियर, क्योंकि हमने यहाँ पर अब इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर लिया, इसीलिए हमारा रिजल्ट अब एग्जैक्ट हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर गया। अब प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी देख लेते हैं। तो V बराबर किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बच्चों एक ही फार्मूले से निकलेगा, वो है V बराबर I इंटू R। ये प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है हमको। I क्या है, उस प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा, और R क्या है, वो प्रतिरोध है। तो I क्या है, इस प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अब कितनी है, I बराबर अब कितनी है, 1 एम्पियर है बच्चों, डेढ़ नहीं है, ये कितनी है, 1 एम्पियर है। तो यहाँ पर 1 एम्पियर धारा है, R कितना है, 1 ओम। तो V का मान भी कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, अर्थात प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना आना चाहिए, 1 वोल्ट आना चाहिए। और यही हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में आया था, ठीक है बच्चों, ये हमारा 1 वोल्ट आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको दिमाग में क्लिक करेगी बच्चों, कि वास्तव में हम सेल तो 1.5 वोल्ट का ले आए खरीद के। हम क्यों ले आए थे 1.5 वोल्ट का, क्योंकि हमको ज्यादा करंट चाहिए थी, हमको ज्यादा तेजी से बल्ब जलाना था। तो हम ले आए सेल 1.5 वोल्ट का, और हमने उसको जो हमारा बल्ब था उसके सिरों के बीच लगाया, तो हमको 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, केवल 1 वोल्ट का। तो 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कहाँ चला गया, वो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब इसके सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखें, V इंटरनल, ठीक है। तो R यहां भी धारा 1 एम्पियर ही जा रही है, और लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 एम्पियर धारा है, और यहाँ R जो हमारा है वो स्मॉल r रखेंगे, तो 0.5, तो 0.5 वोल्ट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5 वोल्ट जो हमारा खत्म हो गया। खत्म का मतलब है कि जो हमारा वायर प्रतिरोध था बल्ब के सिरों के बीच, हमारा 1.5 वोल्ट नहीं मिल रहा था, केवल 1 ही वोल्ट मिल रहा था। तो आधा वोल्ट कहाँ चला गया, आधा वोल्ट ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें खर्च हो गया, अर्थात आधे वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप ये सेल के भीतर ही हो जाता है। तो मिलता वास्तव में कितना है, जितना ईएमएफ होता है सेल का उतना परिपथ में मिलता नहीं है। हमेशा जो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर है ये हमेशा ईएमएफ से कम ही होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि कोई भी सेल लेंगे उसका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहेगा ही रहेगा, और जब कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध रहेगा तो हमेशा कुछ न कुछ पोटेंशियल कम करके ही ये इसको प्रदान करेगा, अर्थात ये 0.5 वोल्ट खुद रख लेता है। तो कितना बाहर मिलता है हमको, हमेशा उसका जो ईएमएफ होगा बच्चों उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस ही बाहर हमको वायर प्रतिरोध के लिए मिलेगा। एक चीज हमेशा आप दिमाग में नोट करके रखेंगे बच्चों। तो ये चीज अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं,
ठीक है बच्चों, कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। तो इसमें जो भी चीजें नोट करने वाली हो, आपको अच्छे लगी हो तो नोट कर लें, बाकी इसको केवल समझाने के लिए इतनी चीजें बताई गई। अब हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे बच्चों। अब आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या है बच्चों, सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल का अर्थ है जो वैद्युत अपघट्य होता है, द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है बच्चों। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये जो स्मॉल आर होता है ये क्या है बच्चों, जो ये आंतरिक प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध जो हमारा है, जैसे हमने बाह्य प्रतिरोध के रूप में क्या लगाया था, बल्ब है, पंखा है, वो हमारे काम में आता है। जैसे अगर हमारे बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से चलेगा, ठीक है, तो उसमें, लेकिन जो ये आंतरिक प्रतिरोध होता है बच्चों सेल का, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो धारा में कमी हो जाती है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये एनर्जी का एक प्रकार से लॉस है। तो ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा धारा हमारी सर्किट में बनेगी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि सेल का जो धारा होती है वो किस पे निर्भर करती है, E बराबर R प्लस R पे। तो ये जो अगर आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा, धारा का मान अधिक होगा तो हमारा बल्ब तेज चलेगा, पंखा तेज चलेगा बच्चों, ठीक है। तो हम R को कम से कम करना चाहते हैं, किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को क्या करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको ये जानना आवश्यक होता है कि R किन किन चीजों पर निर्भर करता है, स्मॉल r। तो ये स्मॉल r जो होता है बच्चों, ये कुछ ये जो प्रमुख चीजें हैं इन पर निर्भर करता है। तो ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारे इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें जो रिचार्जेबल सेल है उसमें प्लेटें लगी होती हैं। बैटरी में अगर देखा होगा तो इस तरह से प्लेटें होती हैं, प्लेटों के बीच हमारा क्या होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है, ठीक। और बाहर हमारे ये जो रेजिस्टेंस है, बाहर प्रतिरोध में बल्ब पंखा कुछ भी लगा है, ठीक। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है सेलों के बीच का, ये कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। धारा ऐसे जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर धारा इसमें ऐसे बहती है, भीतर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, R जो हमारा होता है सेल के भीतर जो प्लेटों के बीच एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है, जब ये चीज जानेंगे तभी हम स्मॉल r का मान कम कर सकते हैं। तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, अर्थात ये जो दोनों प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब इसमें आवेश को ज्यादा दूरी तक चलना होगा बच्चों, तो ज्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा दूर चलना है तो ज्यादा अवरोध मिलेगा उसको, तो वह दूरी के अनुक्रमानुपाती। घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो घोल में जितनी प्लेटें डूबी हैं, क्योंकि जैसे ये हमारी प्लेट है, ये दो प्लेटें हैं और धारा बह रही है, तो धारा विद्युत अपघट्य के भीतर से ही तो बहेगी, यानी इसमें जो आवेश होगा विद्युत अपघट्य जितना भरा है या घोल जितना भरा है उसके भीतर ही आवेश का प्रवाह होगा, बाहर नहीं होगा। तो अगर विद्युत अपघट्य कम है तो उन आवेशों को चलने के लिए जो मार्ग होगा बच्चों, इसी के भीतर से जाना है, वो उतना ही कम होगा। और जब कम होगा, आवेश उतने ही जाने हैं, तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये चीज हम लोगों ने प्रतिरोधों वाले उसमें चैप्टर में पढ़ा है। अब अगर यहाँ पर और हमने ये जो विद्युत अपघट्य है इसका क्षेत्रफल और बढ़ा दिया और आवेश उतने ही जाने हैं, तो अब ज्यादा जगह मिल गई इनको जाने के लिए, तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया बच्चों। यही चीज होती है घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज आपको समझ में आई। विद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। अच्छा, विद्युत अपघट्य जितना सांद्र होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि अगर ये कम हो गया, इसका आयतन कम हो गया, सांद्रता बढ़ गई, जल करके खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग बैटरी में पानी डालते हैं, तो ये जो सांद्रता होती है ये अगर कम हो गई, ठीक है, सांद्रता अगर कम हो गई, अर्थात इसमें हमने इसमें पानी डाल करके बढ़ा दिया इसके क्षेत्रफल को, सांद्रता क्या होगी, घट गई। जब घट जाएगी तो उसमें आसानी से आवेश चल सकेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा सांद्र चीजें होती हैं उसमें चलना उतना ही अधिक कठिन होता है। तो आवेश भी उतनी आसानी से, जब सांद्रता कम रहेगी तो आवेश उसके भीतर आसानी से चल पाएंगे। तो सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। सांद्रता बढ़ गई तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, सांद्रता कम हो गई तो प्रतिरोध कम हो जाएगा।
इसके अलावा वैद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर भी ये निर्भर करती है। उसी हिसाब से वैद्युत अपघट्य डाला जाता है कि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा ना बने, और उसी तरह प्लेटों के पदार्थ को भी चूज किया जाता है कौन सी प्लेट हम डालें जिससे आंतरिक प्रतिरोध कम से कम हो बच्चों। तो ये कुछ आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली सेल के बारे में, ईएमएफ क्या होता है अर्थात विद्युत वाहक बल क्या होता है सेल का, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है सेल का। एक इसमें इसी से रिलेटेड एक चीज और है जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर बच्चों। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल विभवांतर। तो विभवांतर के बारे में बच्चों हम लोग इससे पहले भी जो वैद्युत विभव वाला चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं कि विभवांतर होता क्या है बच्चों। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है बच्चों। कार्य हमको कब करना पड़ेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश ले जाने में कार्य कब करना पड़ता है, जब कोई न कोई अवरोध होगा तभी उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोगों ने वहां पर देखा था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य है, अब जैसे ए से बी तक जाने में हम क्यू कूलम आवेश ले गए, किसको ले जाते हैं, आवेश को ले जाते हैं। तो ए से बी तक ले जाने में हमको कार्य कितना करना पड़ा, डब्ल्यू ए बी बच्चों, ठीक है, डब्ल्यू ए बी कार्य करना पड़ा इस क्यू कूलम आवेश को ले जाने में। तो ए और बी के बीच का विभवांतर वहां पर बच्चों हम लोग निकालते थे वी ए बी निकालते थे बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। अगर क्यू एक कूलम है, ठीक है, तो वी ए बी बराबर डब्ल्यू ए बी, अर्थात ए और बी के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा, ए और बी के बीच का किया गया कार्य किसको ले जाने में, एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर देता है। सेम वही डिफिनीशन जब हम लोग परिपथ पढ़ते हैं तो परिपथ के टर्म में कहते हैं बच्चों कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेम वही डिफिनीशन है, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो विभवांतर हम इस फार्मूले से निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच का। तो आवेश कितना ले गए और उस आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया, उस कार्य में उस आवेश के परिमाण से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमको बच्चों मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो विभवांतर निकालने का एक तरीका हो गया बच्चों जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ये हम लोग परिपथ जब वैद्युत परिपथ पढ़ते हैं तो उस टर्म में बार बार यूज करते हैं कि टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा हम लोगों ने देखी। इस तरह से एक सर्किट हम लोगों ने और पढ़ा था बच्चों जिसमें एक बैटरी लगी थी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसका विभवांतर V था, जो इस परिपथ में कुल पोटेंशियल डिफरेंस V डेवलप करता है। अगर इसके दोनों जो प्लेटें हैं धन और ऋण, इनकी प्लेटों के बीच अगर कई सारे प्रतिरोध लगा दिए गए, ठीक है बच्चों, तो इन प्रतिरोधों को अब जैसे हमने कहा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक। तो ये जो बैटरी है बच्चों इसके जो दोनों टर्मिनल है या जो दोनों प्लेटें हैं प्लस और माइनस, यहाँ माइनस बन गया और यहाँ प्लस बन गया। ये हमने बताया था कि जब तक कोई प्रतिरोध यहाँ बीच में नहीं मिलता है तब तक हम इसके टर्मिनल को यहाँ प्लस को हम यहाँ भी बना सकते हैं, माइनस को यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं बना सकते, यहाँ बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि ये प्लस और माइनस जो इस बैटरी की दोनों प्लेटें हैं इनके बीच तीन प्रतिरोध लगे हैं बच्चों। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यही जो बैटरी का जो कुल विभवांतर है इन तीनों में अलग अलग बंट जाता है ना। तो V1 क्या है, A और B के बीच का विभवांतर, V2 क्या है, B और C के बीच का, और B और C के बीच क्या लगा है, ये दूसरा प्रतिरोध R2, R1, R2, R3 तीन लगे हैं। तो R1 के सिरों के बीच का विभवांतर V1, R2 के सिरों के बीच का विभवांतर V2 और R3 के सिरों के बीच का विभवांतर V3, ठीक। तो ये V1, V2, V3 हम कैसे निकाला हम लोगों ने, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। V1 अभी हम लोगों ने पढ़ा A से B तक ले जाने में जो भी आवेश गया होगा, मान लेते हैं Q कूलम आवेश यहाँ से गया है अगर, तो ये आवेश इसमें से भी गया होगा, इसमें से भी गया होगा, इसमें से भी गया होगा, तो WAB अपान Q, ये V1 मिलेगा। V2 कैसे मिलेगा,
बी से सी तक ले जाने में कितना किया गया कार्य है, WBC/Q। और V3 कैसे मिलेगा, C से D तक उस आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया, WCD/Q। तो इस तरह से V1, V2 और V3 ये अलग अलग टर्मिनल कह सकते हैं। ये जो दो बिंदु है ना, इनको हम लोग टर्मिनल कह सकते हैं। तो A और B के बीच का टर्मिनल विभवांतर V1 है, B और C के बीच का टर्मिनल विभवांतर V2 है, और C और D के बीच का टर्मिनल विभवांतर बच्चों V3 है। लेकिन ये तीनों जो टर्मिनल विभवांतर है किसके बराबर है, जो बैटरी का कुल विभवांतर है इसके बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज होती है। अब इस V1, V2, V3 निकालने का एक और फार्मूला होता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी इसके पहले, कि अगर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा मालूम हो बच्चों, ठीक है, तो धारा अगर मालूम है तो V1 का मान हम लोग सीधे निकाल सकते हैं। V1 का मान है IR1। अभी हमने कहा V बराबर IR से निकालेंगे किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है बच्चों। और एक चीज और बच्चों, विभवांतर हमेशा क्या निकलता है, किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच के ही विभवांतर प्राप्त होगा। विभवांतर होता क्या, विभव में अंतर। विभव में अंतर तभी होता है जब कोई प्रतिरोध धारा के मार्ग में आता है, और जब तक धारा के मार्ग में प्रतिरोध नहीं आएगा तब तक हमको विभवांतर दो बिंदुओं के बीच नहीं मिलेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहां से धारा जा रही है बच्चों, ये A है और ये यहाँ पर B है। ठीक, यहाँ ये एक चालक तार जिसका प्रतिरोध नगण्य है, A और B के बीच कोई भी प्रतिरोध नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसमें धारा बह रही है, तो A और B के बीच का जो विभवांतर निकलेगा I × R, और R 0 है, R 0 है, I × 0 = 0। तो A और B के बीच कोई विभवांतर नहीं होगा। विभवांतर का मतलब है जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, अगर 10 वोल्ट इस पॉइंट का है तो B का भी 10 वोल्ट ही रहेगा। तो विभव में अंतर कुछ मिला नहीं मिला। विभवांतर यानी विभव में अंतर कब आता है, जब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच कोई ना कोई प्रतिरोध लगा होता है। यहाँ R मान लेते हैं 2 ओम लगा है। ठीक है, A का विभव 10 वोल्ट था, तो B का विभव या A और B के बीच का विभवांतर हमको कितना मिलेगा बच्चों, VAB जो मिलेगा I × R। I कितना 2 और R कितना 2 ओम, तो ये हो गया 4 वोल्ट। A और B के बीच का विभवांतर हमको कितना मिलना चाहिए, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो 4 वोल्ट का विभवांतर मिलेगा, अर्थात यहाँ 6 वोल्ट मिलेगा। अर्थात यहाँ पर विभव क्या होता है, गिर जाता है। तो किसी भी प्रतिरोध में से जब धारा बहती है उसके अगले बिंदु का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, हमेशा ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। इसीलिए हमको विभव में अंतर मिलता है बच्चों। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा विभवांतर किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच ही हम लोग ज्ञात करते हैं, तभी हमको विभव में अंतर मिलता है। जब कोई ना कोई प्रतिरोध लगा होता है, नहीं लगा होगा तो हमको विभव में अंतर नहीं मिलेगा, और उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम लोग नहीं निकालते हैं, 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिरोध था तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर हमने निकाला, यहाँ पर प्रतिरोध था तो इनके सिरों के बीच का निकाला, यहाँ पर प्रतिरोध है तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर हमको मिला बच्चों। तो इस तरह से आप लोग अब समझ गए होंगे टर्मिनल विभवांतर कहते किसे हैं। अब विद्युत परिपथ के केस में बच्चों ये हमने समझ लिया। अब विद्युत परिपथ के केस में या विद्युत सेल के केस में अब यहाँ पर वो चीज और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा एक परिपथ है, विद्युत परिपथ है बच्चों। ठीक है, विद्युत परिपथ अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक जो सेल लाते हैं उसका कुछ विद्युत वाहक बल होता है और उसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये पूरा सेल जो हमारा हमने बॉक्स में बनाया है, तो ये इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा सेल था, तो ये इसका प्लस टर्मिनल है और ये माइनस। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसके भीतर ही होता है बच्चों, ये बाहर नहीं होता। बाहर तो हम लोग केवल तार लगा देते हैं, तो E और R ये दोनों निश्चित होता है और इसके भीतर ही आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसीलिए ये जो टर्मिनल बनेगा बच्चों, ये प्लस और माइनस इसके बाहर बनता है। ठीक, तो अब कहा जाए अगर कि ये जो दोनों टर्मिनल हैं, अब सेल के दोनों टर्मिनल या इस प्रतिरोध के जो दोनों बिंदु हैं, प्रतिरोध को हमने किससे जोड़ा है, इससे। ठीक, सेल के जो दोनों टर्मिनल है प्लस से जोड़ा है इस प्रतिरोध को, और इसके दूसरे सिरों को माइनस से जोड़ा है। तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बताइए, या इस बैटरी का टर्मिनल विभवांतर बताइए। तो बच्चों इस यहाँ पर जैसे हम कहते हैं
टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल सेल में दो चीजें होती हैं। एक तो टर्मिनल विभवांतर सेल का क्या होता है और दूसरा विद्युत वाहक बल। तो टर्मिनल विभवांतर में आप कंफ्यूज ना होइए, टर्मिनल विभवांतर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का भी निकाला जाता है तो वो कहते हैं, वो दोनों पॉइंट को भी हम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, सेल का भी टर्मिनल होता है, सेल के टर्मिनल को एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, वो विद्युत वाहक बल क्या होता है कि इतना विभवांतर इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच इस सेल को उत्पन्न करना था, लेकिन उतना विभवांतर वो उत्पन्न नहीं कर पाता है जितना सेल का विद्युत वाहक बल होता है। कितना उत्पन्न करता है, उससे कुछ न कुछ कम उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, क्योंकि दोनों टर्मिनल के बीच ही तो ये बाह्य प्रतिरोध लगा है, बाह्य प्रतिरोध हमारा जो है इन दोनों टर्मिनल के बीच ही लगा है। तो हमेशा सेल के जो दो टर्मिनल हैं, ठीक है, इनका जो प्रतिरोध, दोनों टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर है, वो हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से कम आता है। क्यों आता है बच्चों? क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर कुछ न कुछ पोटेंशियल को गिरा देता है, और जो पोटेंशियल यहाँ गिर जाता है और जो शेष बचा हुआ विभवांतर है, वही सेल इस प्रतिरोध को दे पाता है। तो सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है बच्चों, वो हमेशा उसके विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है बच्चों। ठीक है, तो अब तीन चीजें आपने पढ़ी। पहली चीज सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, दूसरी चीज सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, और सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो सेल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें हैं, उनके बीच का जो विभवांतर है, उसी को सेल का टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं बच्चों। और अगली चीज, सेल का टर्मिनल विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है। कब? जब वो धारा दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब वो सेल धारा दे रहा है, क्योंकि जैसे ही ये सेल धारा देना शुरू करेगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, I इंटू आर, यहाँ पर I इंटू आर से यहाँ पर कुछ न कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है इस रीजन में, और जब पोटेंशियल गिर जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, तो इनके टर्मिनल के बीच विभवांतर कम हो जाता है। और चूंकि ये जो बाह्य प्रतिरोध है इसी टर्मिनल से जुड़ा है, इसीलिए ये जो बाह्य प्रतिरोध है, इसको जो विभवांतर मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग इसका सेल का टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का भी कहा जाता है, या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, जहां पर प्रतिरोध लगा हो उनके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच भी जो प्रतिरोध होता है, उसको भी हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें, हम लोग उस संबंध को का डेरिवेशन यहाँ करेंगे। तो बच्चों, इसमें सेल के टर्मिनल विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है बच्चों। क्यों सेल का टर्मिनल विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है धारा लेते समय, ये भी हम लोग इस फार्मूले से देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका निगमन भी हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें जैसे ही हमने यहाँ सेल लगाया, सेल, ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, ये पूरा सेल है, इसके दोनों टर्मिनल ये बाहर होते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ से हमने तार के द्वारा एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ा, जिसका प्रतिरोध क्या है, R है बच्चों। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ जोड़ेंगे तो इसमें क्या बहने लगी, धारा कैसे बहेगी, इधर से ऐसे पूरे परिपथ में धारा बहेगी, ये अंदर भी वही धारा रहेगी, क्योंकि ये पूरा सर्किट है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इसमें धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही, I। तो बच्चों, धारा का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर धारा हम लोगों ने नापी, कैसे नापी, एक एमीटर लगा दिया, तो ये क्या बताएगा, इसमें बहने वाली धारा का मान बताएगा। तो हमने देखा यहाँ पर सेल द्वारा I एम्पियर धारा t सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है, तो धारा क्या होता है बच्चों,
परिपथ में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश, वही क्या होती है, धारा। तो अगर 1 सेकंड में आवेश की मात्रा हमको पता है कितना I, तो t सेकंड में कितना आवेश परिपथ में प्रवाहित हो गया होगा, तो कुल आवेश, तो इतने समय में, तो t सेकंड में परिपथ में प्रवाहित आवेश, कितना आवेश उतने समय में परिपथ में प्रवाहित हो गया होगा। Q बराबर हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, I गुणे T से, कितना आवेश उतने समय में चला गया होगा परिपथ में, Q बराबर I इंटू T से निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि Q जो हमारा आवेश की गणना हम लोग नहीं करते, यानी आवेश को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वहां गिन नहीं सकते कितना आवेश गया होगा। हम लोग धारा और समय से देखते हैं कि धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, हम लोग गुणा कर लेते हैं और बता देंगे कितना आवेश उतने समय में इसमें चला गया होगा, यानी कितना आवेश यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर गया होगा, चल गया होगा, ठीक है। तो इस आवेश को चलाने में कार्य कौन कर रहा था, ऊर्जा कौन दे रहा था, बैटरी, ठीक है। तो इस आवेश को इस पूरे परिपथ में प्रवाहित कौन कर रहा था, बैटरी कर रही थी बच्चों, बैटरी अपने अंदर की ऊर्जा खर्च कर रही थी, ठीक है। और ये जो बैटरी ने ऊर्जा खर्च की, वो ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही थी, ये जो प्रतिरोध हैं इनके विरुद्ध कार्य किया जा रहा था, समझ में आया ना। ये जो अवरोध है इनके विरुद्ध ही कार्य करने में तो बैटरी अपनी ऊर्जा खर्च कर रही थी। तो बैटरी इस आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य, तो बच्चों जो ये इस इतने आवेश को प्रवाहित करने में बैटरी जो कार्य कर रही थी कुल, वो 2 जगह कार्य हो रहा था, वो कार्य 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। इतने आवेश को ही, ये आवेश जो जा रहे हैं बच्चों, तो इसके विरुद्ध भी कार्य कर रहे हैं, जहां भी अवरोध होगा वहां पर कार्य हो रहा होगा, और साथ ही साथ इसके आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध भी इन आवेशों को भी अवरोध का सामना करना पड़ा होगा आवेशों को प्रवाहित होने में। तो 2 जगह बैटरी कार्य कर रही थी, इस बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध और इस आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध, ठीक है। तो ये जो बैटरी द्वारा कुल कार्य है W टोटल, कुल जो कार्य है ये 2 भागों में बांट जाता है। बैटरी ने कितना बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य किया और कितना आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य किया, ठीक है, 2 भागों में ये बट जाता है। तो किया गया कार्य जो बच्चों है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था V बराबर W बाई Q से, ठीक है। तो W बराबर Q इंटू V, ये हमारा एक फार्मूला होता है। तो अगर ये जो टर्मिनल है इनके बीच का विभवांतर हमको पता हो, जैसे अभी हमने माना है कि इनके बीच का जो टर्मिनल विभवांतर सेल के बीच का, यानी ये जो प्लस और माइनस टर्मिनल है इनके बीच का जो टर्मिनल विभवांतर वो क्या मान लिया हमने, V है, ठीक है। यानी ये प्रतिरोध के सिरों के बीच या सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर जो है वो हमको पता है कितना है, V है। तो यहां से यहां तक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, Q, कितना आवेश गया Q, और टर्मिनल विभवांतर क्या है इसके सिरों के बीच का V, ये हमको पता है। अगर तो W बराबर जो Y निकलेगा, तो यदि प्रतिरोध के सिरों के बीच या सेल का टर्मिनल विभवांतर, अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो बच्चों, V है सेल के सिरों के बीच या सेल का टर्मिनल विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर V है। दोनों में आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर हम बता देते हैं बच्चों, जैसे ये दोनों चीजें एक ही कैसे आ गई, यानी सेल का टर्मिनल विभवांतर और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, ये क्योंकि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच क्या जुड़ा, एक ही प्रतिरोध जुड़ा है ना, ये देख सकते हैं, ये केवल Y प्रतिरोध सेल के दोनों टर्मिनल के बीच जुड़ा है।
तो टर्मिनल के बीच का विभवांतर या प्रतिरोध के सिरे दोनों क्या है, एक ही बिंदु से जुड़े हैं, या सेल के जो दोनों टर्मिनल है उसी से ये प्रतिरोध जुड़ा है, तो इसीलिए दोनों एक ही है, विभवांतर V है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर एक प्रतिरोध और जुड़ा होता, ये R, यहाँ R1 और R2 होता बच्चों, यहाँ कंफ्यूजन ना हो आपको, ये अगर ये R1 और ये R2 होता बच्चों, ठीक, तो सेल का टर्मिनल विभवांतर जो V है वो अब दो भाग में बढ़ जाता। ये सेल का टर्मिनल विभवांतर और इन प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर वो अलग अलग आता। अब ये टर्मिनल विभवांतर ये V1 और V2 में बढ़ जाता, समझ पाए ना। तो टर्मिनल विभवांतर जो है ये दो भाग में डिवाइड होके दोनों में अलग अलग बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही प्रतिरोध है इसीलिए सेल का टर्मिनल विभवांतर दोनों टर्मिनल के बीच का या प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर एक ही है, V है। तो W जो Y आएगा बच्चों, WY वो कैसे निकलेगा, Q इंटू V, V हमने माना टर्मिनल विभवांतर, Q अब V क्या है, Q की जगह हम लोग I इंटू T रख सकते हैं, तो VI T हो गया, ये हो गया बच्चों। अब आंतरिक कार्य कैसे निकालेंगे, W जो आंतरिक है बच्चों, आंतरिक, तो ये आंतरिक कैसे निकलेगा, तो इसके सिरों के बीच का, यानी ये जो प्रतिरोध है हमने बताया था कोई भी प्रतिरोध हो उसके जब इसमें से धारा बहेगी तो उसके सिरों के बीच का एक विभवांतर आएगा, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर हमने मान लिया V डैश है, V डैश, और यहाँ पर V था, यहाँ पर V डैश है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V डैश इंटू Q। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि आवेश तो वही जा रहा है ना, यहाँ से इतना आवेश गया होगा उतना ही आवेश यहाँ से गया होगा, तो Q बराबर IT। और V डैश का मान हम लोग निकाल सकते हैं, हमने बताया इसमें जाने वाली धारा हमको पता I, और ये क्या पता है R, तो I इंटू R से इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं, I इंटू R। और Q बराबर क्या बच्चों, I इंटू T, I इंटू T। तो ये हमारा फार्मूला क्या हो गया बच्चों, I स्क्वायर R इंटू T। ठीक, तो ये W Y और W आंतरिक हो गया। ठीक है, अब ये जो W टोटल है बच्चों, ये यानी कुल कार्य जो है ये कैसे निकलेगा, तो विद्युत वाहक बल की आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी रही होगी बच्चों, वहां पर हम लोगों ने सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकाला था, सेल का विद्युत वाहक बल EW/Q। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकाला गया था, सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या थी कि एक एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी यहाँ से आवेश चला, फिर यहाँ से हो करके फिर सेल के भीतर से भी हो करके आया, फिर यहाँ पर आ गया, तो यानी बाहर वाला कार्य बाहर वाले प्रतिरोध के विरुद्ध भी कार्य किया, उस आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध भी कार्य किया, फिर यहाँ पर आ गया। तो ये जो कुल कार्य है उसको हम लोग सेल के विद्युत वाहक बल वाले सूत्र से या उसकी परिभाषा से निकालते थे। तो W कुल जो हमारा कैसे निकलेगा, टोटल जो होता है, तो W कुल कार्य जो हमारा निकलेगा Q इंटू E से निकलेगा बच्चों। ठीक है, और Q हम लोग जानते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, I इंटू T। यहाँ पर I के टर्म में इसलिए लिखा गया क्योंकि I को ही हम यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन में देखते हैं बच्चों, समय देख लेते हैं कितने समय तक प्रवाहित हुआ, तो उससे हम लोग Q कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W कुल हमारा यहाँ से निकल के आ गया। अब ये तीनों मान, ये हमारा एक मान है, ये दूसरा मान है और ये तीसरा, ये तीनों मान ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण 2, 3 तथा 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये चारों मान रखेंगे बच्चों, तो यहां से क्या आ जाएगा, EIT बराबर कुल Y कितना है बच्चों, VIT प्लस आंतरिक कितना है बच्चों, I स्क्वायर R इंटू T। ठीक है, तो IT कॉमन ले लेंगे, तो IT तीनों में से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहां से एक I और कैंसिल हो गया, तो क्या आया, E बराबर V प्लस IR, या इसी को लिख सकते हैं बच्चों V बराबर
यहां से आई आर को इधर करेंगे, ई माइनस आई आर, ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, यही इन तीनों में रिलेशन होता है। वी क्या है, टर्मिनल विभवांतर किसका, सेल का टर्मिनल विभवांतर है। ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। आई क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। और आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ये डेरिवेशन नोट कर लें इसको। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये जो संबंध होता है V बराबर E माइनस आई आर होता है बच्चों। ठीक है, तो इस संबंध से बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर सेल से धारा ली जा रही हो तो कुछ न कुछ करंट होगा। वो करंट कुछ भी हो, इसमें 1 एम्पियर हो या वो 0.5 एम्पियर हो, कुछ न कुछ सेल से जब धारा ली जा रही होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो कुछ न कुछ होता ही है बच्चों। ये भी मान लेते हैं 1 ओम है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा अब यहां से जब ये सेल से धारा ली जा रही होगी तो ये जो आर में जब इसका गुणा करेंगे तो ये पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आता है। तो जब भी धारा ली जा रही होगी तो हम देखते हैं ई में से ये मान घटता है बच्चों, ये मान घट जाएगा। और जब ये मान घट जाएगा तो हमको ये टर्मिनल विभवांतर प्राप्त होता है। इसीलिए सेल का टर्मिनल विभवांतर हमेशा विद्युत वाहक बल से कम आता है। विद्युत वाहक बल में से इतनी राशि घट जाएगी, कब, जब सेल से धारा ली जा रही हो, तब हमको ये टर्मिनल विभवांतर मिलता है। और यही टर्मिनल विभवांतर हमें जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसके सिरों के बीच ये टर्मिनल विभवांतर आरोपित होता है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए जो वायु प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है बच्चों। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये चीज हम लोग लिख चुके हैं। दूसरी कंडीशन, यदि I बराबर 0 हो, यदि सेल से धारा नहीं ली जा रही है, ये क्या हो गया, सेल से धारा नहीं ली जा रही है बच्चों, नहीं ली जा रही है। तो जब I बराबर 0 है तो इस फार्मूले में अगर I बराबर 0 रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, E। ठीक है, तो उस समय जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है बच्चों, तो उस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वही टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। तो जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो विद्युत वाहक बल ही टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। यह हम कहें सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। लेकिन कब होगा, जब सेल से ली गई धारा शून्य हो बच्चों। ठीक है, तो जब सेल से धारा लेंगे तो ये इसका मान V का मान E से कम ही आएगा। ठीक, तो कहीं कहीं किसी किसी किताब में विद्युत वाहक बल की ये परिभाषा भी दी जाती है बच्चों कि सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो। तो इस तरह से भी विद्युत वाहक बल को परिभाषित किया जाता है। तो ये भी एक परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा V बराबर E होता है। एक कंडीशन और होती है बच्चों, तीसरी जो कंडीशन होती है इसमें, हमेशा सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कम ही आएगा जब सेल से धारा ली जा रही हो। एक केस होता है जब सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है बच्चों। केवल एक केस होता है, वो है सेल को जब चार्ज करते हैं हम लोग, जो रिचार्जिंग सेल होते हैं। एक चीज यहां लिख लेंगे, सेल को आवेशित करते समय, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आवेशित करते समय सेल का टर्मिनल विभवांतर V उसके विद्युत वाहक बल E से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक कंडीशन होती है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल E से अधिक हो जाता है। एग्जामिनर जैसे वाइवा वगैरह होता है तो उसमें हम लोग सेल यूज करते हैं, तो उसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है कि सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाए। तो केवल एक कंडीशन उसमें बताएंगे कि जब सेल को चार्ज किया जाता है तब ऐसी कंडीशन बनती है बच्चों। तो सेल को चार्जिंग करते समय होता क्या है, अब इसको ही बता देते हैं। अब देखते हैं जब सेल से धारा यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों,
ये हमारा सेल है, सेल के भीतर धारा हमारी किधर से किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, माइनस से। हमेशा सेल से जब धारा ले जा रही होगी तो सेल के भीतर जो धारा होगी बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर। तो ये सेल से धारा लेते समय इसके भीतर धारा है, और जब इसको चार्ज करते हैं बच्चों, जैसे ये सेल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, इसके भीतर की रासायनिक क्रिया कंप्लीट हो गई थी, विद्युत अपघटित होके जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनाना था बना चुका, और फिर ये सेल डिस्चार्ज हो गया था। फिर हम इसको सेल को चार्ज करते हैं बच्चों, सेल को चार्ज करते हैं, बाहर से एक चार्जर लगाते हैं, चार्जर समझ लीजिए एक बड़ा सेल है, ये चार्जर लगाते हैं बच्चों। इसका ये चार्जर है, सेल का ये चार्जर का प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, तो प्लस को प्लस से कनेक्ट कर देते हैं और माइनस को माइनस से। तो जब ये चार्जर इसके भीतर धारा प्रवाहित करता है, तो हम लोग जानते हैं धारा कैसे चलती है, प्लस से माइनस। तो यहाँ देख सकते हैं सेल के भीतर जो धारा चार्जर के कारण किधर से किधर जाएगी, प्लस से माइनस जाएगी, अर्थात सेल के भीतर जो धारा जाएगी वो किधर जाएगी, जो धारा लेते समय सेल के भीतर धारा की दिशा थी उसके अपोजिट धारा की दिशा कब है, जब सेल को चार्ज किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो सेल को चार्ज करने में होता क्या है, तो जो विद्युत अपघटित हो गया था, ठीक है, फिर अपने वो पुनः मूल रूप में आ जाता है और पुनः वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, अर्थात रासायनिक क्रिया के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। यही काम चार्जिंग में होता है, यानी डिस्चार्जिंग के समय, यानी धारा लेते समय जो क्रिया हुई थी उसकी उल्टी क्रिया फिर चार्जिंग में हो जाती है और पुनः हमारा सेल तैयार हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बन जाता है और धारा देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर धारा विपरीत दिशा में बह रही कब, चार्जिंग के समय, तो यहाँ पर V बराबर, यहाँ पे I को हम लोग माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेल से धारा, इसमें चार्जिंग करते समय धारा की दिशा पहले की दिशा के विपरीत है। तो ये जो फार्मूला है ये कब है, धारा लेते समय, सेल से धारा लेते समय ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है बच्चों। चार्जिंग करते समय ये माइनस आई की जगह क्या रख देंगे, ई माइनस आई, तो यहाँ आई की जगह माइनस आई रख देंगे, आर, तो माइनस आई और माइनस एक पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस आई आर। ये तो धारा लेते समय हमारा फार्मूला इस रूप में बदल जाता है, और जब ये फार्मूला बदल जाएगा तो आई का मान कुछ ना कुछ रखेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर अब ये प्लस, यानी ई में ये मान जुड़ रहा है, तो टर्मिनल विभवांतर ई से अधिक हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लें, ठीक बच्चों। तो अब इसको नोट करके अब इसमें एक दो छोटे छोटे फार्मूले और मिलते हैं जो कि विद्युत परिपथ में बहुत सारी जगहों पर हमको उन फार्मूलों की सहायता से कई सारे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने होते हैं। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हमको ध्यान रखने हैं और याद रखने हैं, जिस पर आपको न्यूमेरिकल बुक्स में मिलेंगे बच्चों। तो बच्चों एक फार्मूला हमने अभी ये पढ़ा है, V और ई माइनस आई आर, ये फार्मूला आपको पता ही है। इसी तरह एक फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था, I बराबर E बटे आर प्लस आर, यानी इस परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, बटे कुल प्रतिरोध अर्थात बाह्य प्रतिरोध प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जब भी सेल का विद्युत वाहक बल दिया हो बच्चों और सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया हो और बाह्य प्रतिरोध दिया हो, तो परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। कभी कभी सवाल को थोड़ा दूसरे ढंग से पूछ लिया जाता है बच्चों, कभी कभी सेल का विद्युत वाहक बल ना दे करके उसमें टर्मिनल विभवांतर डायरेक्ट दे दिया जाता है बच्चों। और जब टर्मिनल विभवांतर दे दिया जाए, टर्मिनल विभवांतर का अर्थ है प्लस और माइनस के सिरों के बीच का ये विभवांतर दे दिया जाए, जब भी डायरेक्ट टर्मिनल विभवांतर दिया जाएगा बच्चों, तब परिपथ में धारा का मान निकालने के लिए यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर दिया है, टर्मिनल विभवांतर V है, तो परिपथ में जो धारा का मान निकालने के लिए बच्चों हम लोग V बटे आर प्लस आर नहीं लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस तभी R के साथ लिखेंगे, कैपिटल R के साथ, जब विद्युत वाहक बल ऊपर लिखा हो, और जब टर्मिनल विभवांतर लिखा होगा तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे, बाह्य प्रतिरोध। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
यानी केवल बाह्य प्रतिरोध लिखेंगे कब, जब सेल का टर्मिनल विभवांतर दिया हो। तो ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक तरह से सवाल और घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, कैसे, कभी कभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या दे दिया जाता है, नगण्य है, अर्थात ई तो दिया है लेकिन कभी कभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो वहां भी यदि इस फार्मूले आर नगण्य है, ठीक है बच्चों, नगण्य है का मतलब क्या हो गया, 0, तो फिर हम परिपथ में धारा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आर 0 हो गया तो आई बराबर ई बटे आर से डायरेक्ट हम यहाँ पर धारा का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर वहां पर। लेकिन अगर टर्मिनल विभवांतर दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन टर्मिनल विभवांतर दिया है, तब भी हम लोग स्मॉल आर का मान नहीं रखेंगे बच्चों। ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एक फार्मूला और होता है बच्चों, इसी फार्मूले से योग बनता है, वो होता है आंतरिक प्रतिरोध ईएमएफ ई और वी में एक संबंध होता है, अर्थात एक रिलेशन और हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सेल के स्मॉल आर विद्युत वाहक बल ई तथा वी में संबंध, ठीक है बच्चों, ये संबंध हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। और इस संबंध का यूज अभी हम लोग इसी चैप्टर में आगे, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग प्रायोगिक विधि एक होती है विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो वहां पर इस फार्मूले का यूज डायरेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें जो संबंध आएगा इसका उपयोग आगे मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, सूत्र V बराबर E माइनस आई आर से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, V से डिवाइड कर देते हैं, V से पूरे सूत्र में भाग देने पर, ठीक है, तो V से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर E अपान V माइनस, ठीक, I इंटू R अपान V, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब इसको इधर ले आते हैं, I R अपान V बराबर E अपान V माइनस 1, ये इधर आया ये इधर चला गया बच्चों, ठीक है। ये अब यहां से I अपान V बच्चों, यहां से देख सकते हैं I अपान V इंटू R इक्वल टू E अपान V माइनस 1, ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। अब I अपान V ये क्या होता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं चूंकि V अपान I, V क्या टर्मिनल विभवांतर और I क्या है इसमें बहने वाली धारा, तो V अपान I का मान क्या होता है R, ये अतः I अपान V क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा कर देंगे I अपान V तो 1 अपान R हो जाएगा, 1 अपान R, तो यही I अपान V यहाँ रख देंगे, I अपान V का मान क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपान R इंटू स्मॉल r E अपान V माइनस 1, ठीक है। और R से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, R से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, R बराबर E अपान V माइनस 1, ये एक रिलेशन होता है बच्चों इन चारों राशियों में, अर्थात ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाह्य प्रतिरोध है, ये सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर, इनमें ये रिलेशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसका उपयोग हमने अभी बताया कि जब हम लोग विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो वहां पर इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज आपको वहां पर मिलेगा बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ इस फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल भी बुक्स में मिलेंगे, इस फार्मूले पे भी मिलेंगे, इस फार्मूले पे भी मिलेंगे, इस फार्मूले पे भी मिलेंगे, तो ये सारे छोटे छोटे फार्मूले आप लोग नोट कर लें बच्चों, ठीक है, और इसको तैयार भी करें, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो अपने आप ये फार्मूले याद हो जाया करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें बच्चों। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।